का इलाहाबाद, एक ऐतिहासिक शहर जहां न्याय और राजनीति की जड़ें गहरी हैं। इसी शहर की तंग गलियों में एक नाम कभी गूंजा करता था, रुद्र श्रीवास्तव। तेज दिमाग, बुलंद आवाज और आंखों में आग। रुद्र एक ईमानदार पुलिस अफसर था, मगर अब वो वर्दी में नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने अतीत से भाग रहा था और वर्तमान में खुद को खो चुका था। रुद्र की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका तबादला एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स में हुआ था। उसने कई खतरनाक अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, लेकिन एक केस ने उसकी जिंदगी बदल दी। वो केस था हरिहरनाथ पाठक का, एक नामी नेता और माफिया का गठजोड़, जिसके बारे में बोलना तक खतरनाक था। रुद्र ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन राजनीति की गंदी चालों ने उसे फंसा दिया। एक झूठे एनकाउंटर के केस में उसे सस्पेंड कर दिया गया। रुद्र के हाथ से वर्दी छिन गई। उसकी पत्नी रंजना, जो खुद एक वकील थी, उससे दूर हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति एक भ्रष्ट सिस्टम में अपना जीवन बर्बाद करे। रुद्र का भरोसा टूट गया था, सिस्टम से, रिश्तों से, खुद से। अब रुद्र हरिद्वार में एक छोटा सा ट्रैवल एजेंसी चलाता था। बाहर से शांत दिखने वाला ये आदमी अंदर से तूफान था। शराब उसका सहारा बन चुकी थी, पर हर रात वो खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में दोषी हूं? एक दिन रुद्र के पास एक अजीब शख्स आया, गुर्जर, एक लोकल नेता का आदमी। उसने कहा, हमें एक काम चाहिए, अपहरण करना है एक लड़की का। आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप रुद्र हो, एक चतुर शिकारी। रुद्र हंस पड़ा, तुम गलत आदमी से बात कर रहे हो। हम सही आदमी से ही बात कर रहे हैं, जो कभी एसटीएफ में था। रुद्र का दिमाग घूम गया। उसने गुर्जर को भगा दिया, लेकिन उसके अंदर की पुरानी आग फिर भड़क गई। रात को रुद्र के पास फिर फोन आया, इस बार सीधे धामले साहब का, जो यूपी के एक ताकतवर राजनीतिक सलाहकार थे। उन्होंने उसे एक प्रस्ताव दिया, हमें अनन्या आनंद का अपहरण करना है और तुम इसके लिए 5 लाख रुपए पाओगे। बस एक दिन की बात है, उसके बाद लड़की को छोड़ दिया जाएगा। रुद्र ने पूछा, क्यों? धामले ने कहा, ज्यादा मत सोचो, बस करो। पैसे की जरूरत थी, खुद को साबित करने की आग थी, और पुरानी ईगो, तीनों ने मिलकर रुद्र को हां कहने पर मजबूर कर दिया। अनन्या आनंद उत्तराखंड के एक जाने माने नेता की बेटी, पढ़ी लिखी, तेज और बेहद सतर्क लड़की। उसका अपहरण आसान नहीं था। रुद्र ने एक प्लान बनाया। उसने अनन्या की दिनचर्या पर नजर जरत रखी, उसके ड्राइवर को बदलवाया और खुद उस ड्राइवर के रूप में उसकी गाड़ी में बैठा। उसने नकली नाम और वेशभूषा अपनाई। अनन्या को शक हुआ, तुम रामप्रसाद नहीं हो, कौन हो तुम? रुद्र मुस्कुराया, तुम्हें जानकर अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाकर बंदूक की नोक पर उसे अगवा कर लिया। अनन्या को एक बंद मकान में रखा गया, मगर जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रुद्र को महसूस होने लगा कि यह अपहरण सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, कुछ और चल रहा था। अनन्या ने उससे कहा, तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। रुद्र चौंका, क्या मतलब? अनन्या ने बताया कि उसके पिता और धामले के बीच गहरे राजनीतिक मतभेद हैं। उसे अपहरण करवाकर पब्लिक में उसकी इमेज खराब की जा रही है, ताकि चुनाव में वो हार जाए। अब रुद्र उलझ गया था। उसने धामले को फोन किया, अब क्या करना है? धामले बोला, लड़की को मार दो। यह सुनकर रुद्र का खून खौल उठा। मैं पुलिस वाला हूं, भाड़े का कातिल नहीं, धामले ने जवाब दिया। अब तुम सिर्फ एक मोहरा हो, और मोहरे को जब चाहे हटा सकते हैं। रुद्र ने पहली रुद्र अब देहरादून में था। वर्दी छिनने के बाद उसके पास कोई नौकरी नहीं बची थी। वो अपना जीवन किसी तरह बिता रहा था। एक पुरानी गाड़ी, एक टूटा फूटा घर और शराब की लत, यही रह गया था उसका संसार। दिन भर शराब में डूबे रहना और रात को पुराने केस फाइलों को घूरते रहना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। रंजना उससे अलग रह रही थी। उनका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। रंजना चाहती थी कि रुद्र दोबारा खुद को संभाले,
लेकिन रुद्र को खुद से ही नफरत हो गई थी। एक दिन जब वो शराब के नशे में धुत था, तभी एक अजनबी उससे टकराया। आप ही रुद्र श्रीवास्तव हैं? अब नहीं, अब सिर्फ रुद्र हूं, उसने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया। काम है, अपहरण करना है। रुद्र चौंक गया। उसने अजनबी को घूरा और बोतल मेज पर रख दी। तुम्हें लग रहा है मैं गुंडा हूं? नहीं, लेकिन आप जैसा दिमाग कहीं और नहीं मिलेगा। उस अजनबी ने रुद्र को एक ऑफर दिया, एक हाई प्रोफाइल अपहरण। टारगेट थी अनन्या आनंद, एक धनी नेता अनंत स्वामी की बेटी। लेकिन यह कोई आम अपहरण नहीं था, यह एक फर्जी अपहरण था। लड़की खुद चाहती थी कि उसका अपहरण हो। क्यों? रुद्र ने पूछा। पिता को सबक सिखाना चाहती है और पैसे भी चाहिए। रुद्र ने पहले तो ठुकरा दिया, लेकिन जब उसे पैसे का लालच और रंजना के इलाज की जरूरत समझ में आई, क्योंकि रंजना को एक गंभीर बीमारी थी, तो उसने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन अपहरण मैं अपने तरीके से करूंगा। रुद्र ने पूरी प्लानिंग की। जगह चुनी गई मसूरी की पहाड़ियां। वहां अनन्या अपने दोस्तों के साथ एक प्राइवेट ट्रिप पर जा रही थी। सब कुछ तय था, नकली हथियार, फर्जी वैन, नकाबपोश गुंडे और एक गुप्त ठिकाना। लेकिन रुद्र कोई आम इंसान नहीं था। वो हर एंगल से सोचता था, अगर कोई धोखा दे तो उसे पहले ही पकड़ ले। अपहरण की रात आ गई। वैन पहाड़ों के रास्तों पर निकली। रुद्र ने नकाब पहना और टीम के साथ अनन्या को किडनैप कर लिया। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा था। अनन्या को छुपा दिया गया। फिर रुद्र ने आनंद स्वामी को फोन किया। आपकी बेटी हमारे पास है, 10 करोड़ लेकर तैयार रहें। सब कुछ स्क्रिप्टेड था। लेकिन तभी रुद्र को शक हुआ। उसने अनन्या से एक साधारण सवाल पूछा, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का रिश्ता कैसा है? अनन्या की आंखें छलक गईं। उसने सिर्फ कहा, मुझे उससे नफरत है क्योंकि वो मेरी मां की मौत का जिम्मेदार है। रुद्र समझ गया कि मामला सिर्फ पैसे या बदला नहीं था, कहीं गहराई में कुछ और था। और फिर उसने देखा कि जो आदमी उसे ये काम देने आया था, वो अब गायब था। रुद्र को शक हुआ कि वो नकली अपहरण अब असली बन चुका था। पुलिस हरकत में आ गई थी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मामला गूंज गया। मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं। आनंद स्वामी की बेटी का अपहरण, गैंगस्टर्स या पारिवारिक साजिश। रुद्र अब खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। उसने कोशिश की कि अनन्या को छुड़ा दे, लेकिन अब ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि अब उस पर खुद शक होने लगा था। एसटीएफ से हवलदार लोकेश, रुद्र का पुराना साथी, इस केस में लगा था। उसे जब पता चला कि रुद्र इस केस से जुड़ा हो सकता है, तो वो खुद मिलने चला गया। तू फिर से वही कर रहा है रुद्र? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा दिखूं। रुद्र को अब लगने लगा था कि यह साजिश थी जिसमें अनन्या, वो अजनबी और शायद खुद आनंद स्वामी भी शामिल था। वो इस केस में कुछ और तलाशने निकल पड़ा। रुद्र और अनन्या अब भाग रहे थे पुलिस से भी और उन लोगों से भी जिन्होंने साजिश रची थी। जंगलों, पहाड़ों और पुराने मकानों में छिपते हुए रुद्र को एक पुराना लॉज मिला, जहां किसी जमाने में आनंद स्वामी रुकता था। वहां उसे कुछ दस्तावेज मिले, बैंक ट्रांजैक्शंस, कुछ सीडीज और एक डायरी। डायरी में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कातिल को ढूंढना। अनुपमा आनंद, अनन्या की मां। अब कहानी एक अलग ही मोड़ पर थी। रुद्र अब जान गया था कि यह सिर्फ अपहरण नहीं, बल्कि एक पारिवारिक रहस्य, राजनीतिक षड्यंत्र और हत्या की कहानी थी। और शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती भी अब अपहरण नहीं, अब न्याय होगा। रुद्र एक पुरानी धूल भरी लकड़ी की अलमारी से डायरी निकाल चुका था। ये डायरी अनन्या की मां अनुपमा आनंद की थी, जो वर्षों पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मरी थी। रुद्र ने वो पन्ने पढ़ने शुरू किए जहां अनुपमा ने अपने दिल का दर्द और डर उकेरा था। आनंद के पास एक रहस्य है, जो अगर सामने आ गया तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे डर है
कि वो मुझे मार देगा। रुद्र की आंखें फैल गईं। क्या आनंद स्वामी ने अपनी ही पत्नी की हत्या की? उसने खुद से सवाल किया। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स थे, ब्लैक रोज, नीलम कोठी, अगस्त 1998। रुद्र जानता था कि इस रहस्य की चाबी इसी डायरी में है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पढ़ता, उसके फोन पर एक कॉल आया। हम जानते हैं तुम कहां हो, लड़की को छोड़ दो वरना दोनों जिंदा नहीं बचोगे। रुद्र को अब यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई ताकतवर गैंग है जो आनंद स्वामी की सच्चाई छुपाना चाहता है। वो तुरंत अनन्या को लेकर वहां से निकला। दोनों एक पुरानी जीप में बैठे और मसूरी की पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। रास्ते में अनन्या चुप थी। रुद्र, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूं? अनन्या, क्योंकि तुम्हें मेरी माँ की डायरी मिल गई है और अब तुम खुद इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। रुद्र, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था अनन्या? अनन्या, पापा ने कहा था कि वो बीमारी से मरी, लेकिन मुझे हमेशा यकीन था कि वो झूठ बोल रहे हैं। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जो मैं आज तक समझ नहीं पाई। रुद्र ने अनन्या को डायरी दिखाई। अब हम इस झूठ की जड़ तक जाएंगे। डायरी में दर्ज एक लोकेशन के आधार पर दोनों नीलम कोठी पहुंचे। देहरादून से कुछ दूर एक पुरानी हवेली, जिसे अब कोई नहीं पहचानता। हवेली वीरान थी, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई। लेकिन अंदर रुद्र को मिला एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें किसी महिला की चीखें दर्ज थीं। आनंद, प्लीज मत करो, मेरी बेटी को मत छीनो मुझसे, मैं सब बता दूंगी। रुद्र की रूह कांप गई। ये आवाज अनुपमा की थी। अब ये साफ हो गया कि अनुपमा ने कुछ देखा या जाना था और उसी कारण उसे चुप करा दिया गया। रात को जब रुद्र और अनन्या नीलम कोठी में ही थे, तभी अचानक गोलियों की बौछार हुई। एक जीप से कुछ हथियारबंद आदमी उतरे। उनके नेता का नाम था गजेंद्र, आनंद स्वामी का खास आदमी। गजेंद्र, बहुत तफ्तीश कर ली तूने। रुद्र बाबू, अब सन्नाटा पसरेगा। रुद्र ने अनन्या को छिपा दिया और खुद बंदूक निकाल ली। 15 मिनट तक गोलियों की लड़ाई चली। आखिरकार रुद्र ने एक आदमी को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। कौन भेजा तुम्हें? स्वामी जी ने नहीं, उनके बेटे ने। बेटा? ये नया मोड़ था। रुद्र को अब पता चला कि आनंद स्वामी का एक बेटा भी है, आलोक स्वामी। मीडिया में उसका जिक्र कभी नहीं हुआ, लेकिन वह परिवार की छवि से दूर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। डायरी में एक जगह लिखा था, आलोक वो राक्षस है, उसे आनंद ने बचपन से छुपा कर पाला। एक दिन यही हमें निगल जाएगा। अब सब साफ होने लगा था। अनुपमा ने कुछ ऐसा देख लिया था, शायद आलोक के किसी गुनाह को, और आनंद ने अपनी छवि बचाने के लिए सब कुछ दफना दिया। रुद्र ने तय कर लिया, अब अगला कदम आलोक तक पहुंचना है। रुद्र ने अपने पुराने साथी लोकेश को फोन किया। मदद चाहिए, आलोक तक पहुंचना है। लोकेश, ठीक है, एक जगह मिलते हैं। रुद्र जब लोकेश से मिलने गया तो वहां पहले से पुलिस की एक टीम मौजूद थी। लोकेश, सॉरी यार, ऊपर से ऑन ऑर्डर है, तुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। रुद्र को समझ में आ गया कि अब उसे कानून से भी बचना है। वो लोकेश को चकमा देकर वहां से भाग निकला, लेकिन इस बार उसके सिर पर 10 करोड़ का इनाम घोषित हो चुका था। ब्रेकिंग न्यूज, अनन्या आनंद के किडनैपर की पहचान पूर्व पुलिस अफसर रुद्र श्रीवास्तव। भागते भागते रुद्र और अनन्या एक पुराने चर्च में छिपे। अब दोनों थक चुके थे, लेकिन हार नहीं मानी। अनन्या, क्या हम बचेंगे? रुद्र, बचना नहीं, लड़ना है, तुम्हारी माँ की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए। रुद्र ने तय किया, अब वो सीधे आनंद स्वामी और आलोक को बेनकाब करेगा। लेकिन कैसे? रुद्र को नीलम कोठी आलोक स्वामी कैमरों से सब देख रहा था। आलोक, शिकार खुद जाल में आ गया, अब देखो तमाशा। जैसे ही रुद्र ने अनन्या को छुड़ाया, फार्म हाउस के चारों ओर लाइट्स जल गईं। बंदूकधारियों ने चारों ओर से घेर लिया। गुंडा, बाहर निकलो, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। रुद्र ने फौरन अनन्या को अर्जुन के साथ एक सुरंग के रास्ते भेजा, जो फार्म हाउस के पीछे से निकलती थी।
अब वो अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार था। 3 दिशाओं से गोलियां चलने लगीं। रुद्र ने एक के बाद एक 4 लोगों को ढेर कर दिया, लेकिन फिर एक गोली उसके कंधे में लगी। खून बहने लगा। वो दीवार का सहारा लेकर गिर पड़ा, पर हार नहीं मानी। रुद्र दांत भींचते हुए, तेरा अंत अब पास है आलोक। अर्जुन और शिवा अनन्या को सुरक्षित बाहर ले गए। फार्म हाउस से निकलते ही उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया था, जो उन्हें सीधे दिल्ली लेकर गया। दिल्ली पहुंचते ही शिवा ने ब्लॉकचेन वीडियो का लिंक इंटरनेशनल मीडिया को पब्लिक कर दिया। बीबीसी, अल जजीरा, CNN सबने एक ही ब्रेकिंग चलाई, इंडियन गॉडमैन एक्सपोज्ड, सीक्रेट वीडियोस रिवील सेक्सुअल अब्यूज, पॉलिटिकल करप्शन। देश भर में आग लग गई। संसद में हंगामा, सीबीआई ने विशेष जांच दल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। उधर रुद्र फार्म हाउस में आखिरी दम तक लड़ा, लेकिन घायल अवस्था में गिर पड़ा। रुद्र को सीआरपीएफ के एक जवान ने घायल अवस्था में खोजा और अस्पताल ले जाया गया। वो 4 दिन कोमा में रहा। चौथे दिन आईसीयू में एक आवाज गूंजी, रुद्र। आंखें धीरे धीरे खुली। सामने अनन्या खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनन्या, तुम जीत गए रुद्र, हम सब जीत गए। रुद्र ने आंखों से इशारा किया। हम अभी शुरू हुए हैं। सीबीआई ने आनंद स्वामी और आलोक स्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया। 2 महीने की जांच के बाद पूरे देश में तहलका मच। आनंद स्वामी गिरफ्तार। देश में सबसे बड़ा धर्मगुरु निकला अपराधी। उनके बेटे आलोक की तलाश जारी, लेकिन एक मोड़ और आया। आलोक देश छोड़ चुका था। अब रुद्र के सामने था एक आखिरी मिशन। रुद्र ठीक हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अधूरी लड़ाई की आग थी। आलोक स्वामी अब भी आजाद था। अनन्या ने रुद्र से कहा, अब सब कुछ खत्म हो गया रुद्र, अब तो चैन मिलना चाहिए। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट के पीछे गुस्सा था। जब तक आलोक जिंदा है कोई चैन नहीं। वो फिर से लौटेगा और इस बार और भी खतरनाक होगा। सीबीआई ने भी इसकी पुष्टि की। आलोक अब भारत में नहीं है। उसने एक फर्जी पासपोर्ट से नेपाल बॉर्डर पार किया था और अब दुबई में किसी शेख की पनाह में है। रुद्र ने अर्जुन और शिवा के साथ मिलकर दुबई जाने का फैसला किया। ये मिशन कानूनी नहीं था, ये बदला था, न्याय नहीं, युद्ध था। शिवा ने आलोक के दुबई कनेक्शन को ट्रैक किया और एक नाम सामने आया, फराज बेग, दुबई अंडरवर्ल्ड का नामी सरगना, जो भारत से भगोड़ों को शरण देता था। अर्जुन, अगर आलोक वहां है तो उसे निकालना नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन से ही तो हमें प्यार है। वे तीनों फर्जी पहचान के साथ दुबई पहुंचे। दुबई की चमक धमक के पीछे अंधेरा छिपा था। रुद्र को खबर मिली कि फराज हर शुक्रवार को पाम जुमेरा के क्लब में आता है। शिवा ने कैमरा, बग डिवाइस और एक नकली बारटेंडर की ड्रेस में उस क्लब में सेंध लगाई। और फिर आलोक की झलक मिली। वो पूरी सुरक्षा के साथ आया था, आंखों में चश्मा, हाथ में सिगार और दिल में घमंड। रुद्र फोन पर। शिकार दिखाई दिया। अब शिकारी की बारी है। लेकिन तभी एक मोड़ शिवा पकड़ा गया। गुंडा, तू कौन है बे? कैमरा छू।